Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the revision of the chapter New Questions and Ideas, which is your chapter 7 in old book and chapter 6 in new book. Under this chapter we have discussed about Gautam Buddha and his teachings, and then we have discussed about some of the Upanishadic thinkers and their views, and now we are discussing about Jainism and the teachings of Vardhaman Mahavira, who was the 24th and the last Tirthankar of Jainism. And we have seen that the rules of this Jainism was very strict, as those who are who wanted to know the truth, they were supposed to leave their homes, है ना. अगर उन्हें ज्ञान चाहिए तो उनको घर में रह के ज्ञान नहीं मिलेगा. In order to get the knowledge, they must leave their house. And not only this, they have to follow very strict rules of ahimsa, because it is the opinion, it is the view, it is the teaching of Mahavira that every living being, be it small, every living being long for the life, है ना. हर कोई अपनी लाइफ के लिए लॉन्गिंगनेस रखते हैं. हर कोई को अपना लाइफ बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, इसलिए हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को भी किल नहीं करना चाहिए. एंड वन मोर थिंग वाज देयर कि जस्ट लाइक बुद्धा, Mahavira has also taught people in ordinary language, in common people's language, that is Prakrit. And the followers of Mahavira were known as Jainas, and these Jainas had to live a very simple life. बिल्कुल सिंपल लाइफ उनको लीड करना था. एंड फॉर फूड दे हैड टू बेग, है ना. वो बेगिंग करते थे और उनको बिल्कुल एब्सोल्युटली ऑनेस्ट होना होता था. उनको किसी भी तरह की स्टीलिंग नहीं कर सकते थे वो. फिर उनको सेलिबेसी मेंटेन करना होता था. सेलिबेसी मीन्स उनको शादी नहीं करनी होती थी, है ना. और जो मेल होते थे, मेन होते थे, जो मेल मेंबर्स होते थे, मेल जैनर्स होते थे, उनको सब कुछ छोड़ देना होता था. एवरीथिंग दे हैव टू गिव अप, एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स, है ना. कपड़े भी उनको त्याग देने होते थे, कपड़े भी वो नहीं पहनते थे. तो जो जैनर्स के जो रूल थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हुआ करते थे, और इतने स्ट्रिक्ट थे कि इट वाज नॉट पॉसिबल कि हर कोई, एवरीवन कैन फॉलो दोज रूल्स, है ना. हर कोई उन रूल्स को फॉलो कर सके, ऐसा पॉसिबल नहीं था. तो इसलिए क्या था कि रूल्स स्ट्रिक्ट थे, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं था कि मतलब हर कोई भी उसको नहीं फॉलो करता था. कई सारे लोगों ने घर को छोड़ दिया और इन सर्च ऑफ नॉलेज दे लेफ्ट देयर होम्स, है ना. लेकिन सभी ने भी नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर सब लोग छोड़ देंगे तो फिर घर कैसे संभलेगा, क्योंकि बच्चे तो घर में हैं अभी, है ना. तो इस तरह से बहुत सारे लोग घर पे रहें, ताकि जो लोग घर छोड़ दिए हैं इन ऑर्डर टू गेट द नॉलेज, उनको वो सपोर्ट कर सके, है ना. जैसे हमने देखा कि दे वर सपोज टू बेग फूड, ठीक है, जैनर्स. अब वो फूड बैगिंग करने के लिए उनको कोई घर पे तो होना चाहिए ना, जो कि जैन भिक्षुओं को देगा. बैगिंग करने जब वो आएंगे तब वो उनको अवेलेबल कराएगा फूड. इसके लिए कुछ तो कोई तो घर पे होना चाहिए. तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी. और हम क्या देखते हैं कि जैनिज्म को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिला वो किससे मिला, वो ट्रेडर्स से मिला. आज भी हम देखेंगे जो जैन होते हैं वो ज़्यादातर ट्रेडर्स ही होते हैं. तो जैनिज्म को जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, ट्रेडर्स से मिल रहा है. और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि फार्मर्स के लिए जैनिज्म के रूल्स को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल था. क्यों मुश्किल था? बिकॉज फार्मर्स वर देयर टू ग्रो द क्रॉप्स, है ना. क्रॉप्स वो ग्रो करेंगे. अब वो क्रॉप्स ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली उनको उसमें पेस्टिसाइड्स यूज करना पड़ता था. आज की तरह पेस्टिसाइड्स नहीं यूज होते थे, बट जो नेचुरल चीजें हैं, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द पेस्ट, दे वर यूज्ड बाय द फार्मर्स. तो यहाँ तो क्या बात थी कि अहिंसा को आपको फॉलो करना है, चाहे कितना भी छोटा लिविंग थिंग हो, उसकी भी लाइफ की आपकी इम्पोर्टेंस होती है. एवरीवन इज लॉन्गिंग फॉर देयर लाइफ, तो उसको उसकी भी लाइफ की हमें बचानी है ना. तो इसलिए जो बिल्कुल फार्मर्स थे वो इसको ज्वाइन नहीं कर पाते थे.
इसके अलावा जैनिज्म जो है वो हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में वो स्प्रेड किया था, और इसके अलावा नॉर्थ इंडिया के अलावा वेस्ट में गुजरात में, ठीक है, और तमिलनाडु और कर्नाटका में भी ये स्प्रेड हुआ था। कहाँ कहाँ इसका स्प्रेड हुआ था? तो यू विल सी द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म कहाँ कहाँ हुआ? पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, देन गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। ठीक है, ये 4 जगह का नाम दिया गया है, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, और जो महावीरा के जो टीचिंग्स थे, महावीरा के और उनके फॉलोअर्स के जो भी टीचिंग्स थे वो ओरली ही ट्रांसमिट होता था। ओरल ट्रांसमिशन, इसका मतलब क्या हुआ? ट्रांसमिशन मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है ना। एक जगह से दूसरी जगह कैसे वो ट्रांसमिट हो रहा था, कैसे जा रहा था? ओरली। लोग बोल बोल के उनके जो भी टीचिंग्स थे उसको पहुंचाते थे दूसरे लोगों तक। ठीक है, लेकिन इनको लिखा भी गया। ऐसा नहीं है कि बाद में, मतलब शुरू में तो बोल बोल के ही वो ट्रांसलेशन होता था, बट बाद में उसको रिटन फॉर्म दिया गया और आज भी वो हमारे पास रिटन फॉर्म में अवेलेबल है। गुजरात में वल्लभी नाम की जगह है, ठीक है, जहाँ पर कि आज से करीब करीब 1500 साल पहले, यानी कि 1500, यानी कि 2000 में से हम लोग 1500 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? प्लस 500। इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं 500 AD। तो जो महावीर जैन का आना हुआ, उनका टीचिंग्स हुआ, इसका स्प्रेड हुआ अर्ली पीरियड में, तो वो दैट वाज इन 500 BC। लेकिन जो उसको रिटर्न, उनकी जो टीचिंग्स थे उसको जो रिटर्न फॉर्म दिया गया दैट वाज डन इन 500 AD। करीब करीब 1000 साल बाद उसको, उस समय तक ओरली ही वो ट्रांसमिट होता था। 500 AD आते आते फिर उसको लिखा गया, और ये जो लिखा हुआ है ये हमें कहाँ मिलता है? गुजरात के वल्लभी नामक जगह में। और ये कब की बात है? ये बात है 500 AD। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जानेंगे संघा के बारे में। व्हाट डू वी मीन बाय संघा? संघा क्या है? ठीक है, तो संघा के बारे में हम लोग ये देखेंगे कि दोनों ही, चाहे हम जैनिज्म की बात करें चाहे हम बुद्धिज्म की बात करें, उन दोनों में हमें ये देखने को मिलता है कि दोनों ने इस बात पर स्ट्रेस किया है कि जिसको भी नॉलेज चाहिए उसको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, है ना। जब वो घर छोड़ेंगे तभी उनको ट्रू नॉलेज हो पाएगा। तो जब वो घर छोड़ देंगे तो फिर वो कहाँ रहेंगे? कुछ तो रहने की प्लेस होनी चाहिए ना, अदरवाइज तो बहुत फिर मुश्किल होने जा रही है। तो अगर वो घर छोड़ देंगे तो जो उनके रहने की जो जगह होती थी उसी को हम संघा कहते हैं। ठीक है, आफ्टर लिविंग द हाउस वेयर दे यूज्ड टू लिव, दैट प्लेस इज नोन एज संघा। ठीक है, so what is sangha? Sangha is the an association of those who left their homes. What is sangha? Sangha is an association of those who left their homes, है ना। तो ये इसको हम संघा कहते हैं। तो जब वो घर छोड़ दिए तो फिर उनके रहने की कोई ना कोई उपाय करनी होगी। अब हम देखते हैं कि वो कहाँ, जो जहाँ पर वो रह रहे हैं उसको संघा कह रहे हैं। अब ये जो संघा है वो वहाँ पर ग्रुप है, उन लोगों का ग्रुप है जिन्होंने घर छोड़ दिया है। अब ये संघा में क्या होता था ना कि बहुत ही रूल्स होते थे। पीपल हैव टू मेंटेन the rules, people have to obey the rules of the संघा, और उसको एक बुक में लिखा गया था। ये नहीं कि बस ऐसे ही रूल्स हैं, पूरे जो रूल्स थे they were written down in a book and the name of that book is विनय पिताका।
ठीक है। विनय पिटाका नाम की बुक में ये सारे जो रूल्स थे संघा के उसको लिखा गया था। ठीक है। अब ये विनय पिटाका जो है वो उसमें क्या रूल्स थे उसके बारे में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चली है। वो बुक हमारे सामने अवेलेबल है, मतलब हिस्टोरियंस ने उन बुक्स को पढ़ा है और उसके बेसिस पे ही ये चीज़ें जो है वो हमें पता चलती हैं। जैसे कि एक चीज़ थी कि मेन और वुमेन दोनों के लिए सेपरेट ब्रांचेस थे। संघा में जो मेन और वुमेन है वो सेपरेटली रहते थे, पहली चीज़। उसके अलावा संघा ज्वाइन करने के लिए एक ये फ्रीडम था ऑल द मेल मेंबर्स को। इट वाज द फ्रीडम टू ऑल द मेल मेंबर्स टू ज्वाइन द संघा। दे कुड ज्वाइन द संघा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर मेल मेंबर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर बच्चे चिल्ड्रन, इफ द चिल्ड्रन वांट टू ज्वाइन द संघा देन दे हैव टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, है ना। उनको अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ती थी संघा ज्वाइन करने के लिए। अगर कोई स्लेव है वो अगर संघा को ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसको भी अपने जो ओनर होते थे, जो मास्टर होते थे, उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि उनको तो ये माना जाता था कि भाई वो तो ऑब्जेक्ट थे, वो किसी और की प्रॉपर्टी होते थे, तो दे कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। तो इसलिए उनको ये किससे लेना पड़ता था इसका परमिशन? इसका परमिशन उसको अपने ओनर से लेना पड़ता था। ठीक है। एंड जो अपने किंग के लिए काम करते थे उसको किंग से परमिशन लेना पड़ता था। अगर किसी ने किसी से क्रेडिट लिया है ना, कोई किसी का डेप्टर है, किसी से हमने मान लो क्रेडिट लिया है, उधार लिया है पैसे, तो जिससे हमने पैसे उधार लिए उसका परमिशन लेना पड़ता था, तभी हम संघा ज्वाइन कर सकते थे। इसी तरह से जो वुमेन होती थी उनको अपने हस्बैंड का वो लेना पड़ता था, परमिशन लेना पड़ता था। तो इस तरह से संघा का जो एक इम्पॉर्टेंट रूल था कि कौन संघा को ज्वाइन कर सकता है। मेल मेंबर्स के लिए बिल्कुल फ्री था, लेकिन बाकी मेल मेंबर्स में भी जैसे कोई अगर किसी ने किसी का उधार लिया है तो उसको परमिशन लेना होगा अपने क्रेडिटर से। किसी ने कोई स्लेव है तो उसको अपने ओनर से परमिशन लेना होगा, है ना। लेकिन वुमेन जो है वो बिना परमिशन, बिना हस्बैंड के परमिशन के वो संघा ज्वाइन नहीं कर सकती। ठीक है। अब जो मेन एंड वुमेन संघा अपने घर छोड़ दिए हैं और संघा ज्वाइन कर लिए हैं, उनको बहुत ही सिंपल लाइफ लीड करना होता था, बिल्कुल सिंपल लाइफ। वो दिन में ज़्यादातर टाइम जो है वो मेडिटेशन में ही उनका बीतता था, मेडिटेट करते रहते थे। और वही खाना, जब उनको खाना होता था, भूख लगती थी तो वो चले जाते थे बेगिंग करने के लिए। बेगिंग करके वो अपनी भूख मिटाते थे, है ना। वो सिटीज़ और विलेजेस में जाते थे टू बेग फॉर फूड, है ना। उसका एक टाइम था, ये नहीं कि कभी भी चले गए, उसकी भी एक फिक्स टाइमिंग होती थी और हर कोई जानता होता था, जैसे सिटीज़ में एंड विलेजेस में, कि ये टाइम है। अब जो ये भिक्षु हैं इनको क्या कहा जाता था? देवर नोन एज भिक्षुज, भिक्षुज। और अगर उसका हम फेमिनिन देखेंगे तो देवर नोन एज भिक्षुनीज, है ना। भिक्षुज एंड भिक्षुनीज, भिक्षु भिक्षुज। एंड जो फीमेल होती थी उनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था भिक्षुनीज। ठीक है। तो इस तरह से ये अपने जो भी उनकी खाने की नीड होती थी उसको पूरा करने के लिए लोगों से बेगिंग करते थे एंड दे वर नोन एज भिक्षुज एंड भिक्षुनीज। अब ये जो भिक्षु एंड भिक्षुनीज थे, इनका क्या काम था? व्हाट वाज देयर फंक्शन? देयर फंक्शन वाज टू टीच अदर्स, क्योंकि दे वर समहाउ वो नॉलेज लेने के लिए घर से निकले हैं, दिन भर मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उनको भी ज्ञान हो जाता था, तो वो औरों को टीच करते थे एंड एक दूसरे को भी वो हेल्प करते थे। और कभी कुछ, क्योंकि भाई जहाँ पर भी लोग रहेंगे वहाँ झगड़े वगड़े तो होना बहुत नॉर्मल है, तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी तरह का क्वारल हो गया, तो उसको सेटल करने के लिए वो क्या करते थे? मीटिंग्स करते थे और वो अपने संघा में ही अपने आपस में उसको सुलझा लेते थे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने संघा को ज्वाइन किया था उसमें कौन से कास्ट के लोग थे, क्योंकि वर्णा सिस्टम, कौन से वर्णा के लोग उसमें होते थे जैनिज्म में और बुद्धिज्म में उसको अडॉप्ट करने वाले। क्योंकि वर्णा सिस्टम तो हमने देखा था कि प्रिवेलिंग था इस समय बहुत ज़्यादा। लेटर वैदिक पीरियड में अर्ली से ये स्टार्ट हो गया था, लेटर वैदिक पीरियड में ये और भी ज़्यादा
और भी ज़्यादा इसका जो नेचर था वो एक्सप्लॉयटेटिव हो गया था, है ना, डिस्क्रिमिनेटरी हो गया था। तो जो अगर हम देखते हैं उस हिसाब से कि कौन से वर्णा के लोगों ने इसको ज्वाइन किया था, अडॉप्ट किया था जैनिज्म और बुद्धिज्म को, तो हम देखेंगे कि इसमें सभी थे, जैसे कि ब्राह्मण्स भी थे, क्षत्रिय भी थे, मर्चेंट्स भी थे, लेबरर्स भी थे, बार्बर्स भी थे, कोर्टिजन्स भी थे, स्लेव्स भी थे, सभी। क्यों सब लोग क्यों इसको ज्वाइन कर रहे थे? क्योंकि ये इक्वालिटी पे बेस्ड था। जैसे कि हमने देखा जो वर्णा सिस्टम था उसमें इक्वालिटी नाम की चीज नहीं थी, है ना। जो ऊपर के सबसे ऊपर था ब्राह्मण्स, उनको सबसे सुपीरियर पोजीशन मिला हुआ था। उसके बाद वाले क्षत्रिय थे वो भी सुपीरियर थे, वैश्यास के साथ भी अच्छा बिहेवियर होता था। लेकिन जो चौथा था शूद्राज, उनके साथ बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर होता था। ये पूरा का पूरा सिस्टम ही इनइक्वालिटी पर था, क्योंकि ये मैंने बताया था ना हायरार्किकल सिस्टम था, ऊपर से नीचे, सबसे नीचे शूद्रास, फिर वैश्यास, फिर क्षत्रियास, फिर ब्राह्मणास। तो ये इक्वालिटी पर बेस्ड ही नहीं था। और इसमें बर्थ का भी सिस्टम था कि जो जिस वर्णा में बर्थ लेगा उसी का काम उसको करना है, चाहे उसके अंदर कोई भी क्वालिटी हो, इट डजंट मैटर, है ना। तो इस तरीके का जो सिस्टम था, वर्णा सिस्टम था, उसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन था। एंड दैट इज द रीज़न कि पीपल स्टार्टेड टू ज्वाइन दीज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। फिर इसमें सैक्रिफाइस भी नहीं था, इसमें उस तरह के जो बहुत ही एलाबोरेट रिचुअल्स होते थे वो भी नहीं था, बहुत सिंपल था, एवरीथिंग वाज सो सिंपल। तो पीपल वर वेरी मच people wanted to join these Jainism and Buddhism, ठीक है। और ये हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बुद्धा के टीचिंग्स को लिखा भी, कुछ ने पोएम्स कंपोज किए, कुछ ने बुद्धा की लाइफ के बारे में लिखा। तो इस तरह से बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो बहुत ही एक प्रोमिनेंट रिलीजन बन गया था इस समय में। 500 BC, वी आर टॉकिंग अबाउट 500 BC। ये जो भी हमने डिस्कस किया है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, उपनिषादिक थिंकर्स, वो सारे 500 BC की बात है, ठीक है। यहाँ पर जो ये आया, ये किस लिए आया है? ये आया है कि जो महावीर की जो टीचिंग्स थे उसको रिटन फॉर्म में कब किया गया? वो किया गया 500 AD में, बट वी आर टॉकिंग अबाउट 500 BC, ठीक है। अब हमने ये सारा कुछ कर लिया है। अब हम बस एक चीज देखेंगे मोनेस्ट्रीज के बारे में। व्हाट वर मोनेस्ट्रीज? मोनेस्ट्रीज क्या होते थे, ठीक है। सो नाउ वी विल सी दिस। ठीक है, मोनेस्ट्रीज। अब ये जो मोनेस्ट्रीज हैं और उससे हम क्या मीन करते हैं? ये बौद्ध भिक्षुओं के साथ ही, बौद्ध और जो जैन भिक्षु हैं उनके साथ ही जुड़ा हुआ चीज़ है। जैसे हमने अभी देखा कि इट वाज अ रूल इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म कि इफ़ यू वांट टू गेट द नॉलेज देन यू विल हैव टू लीव योर होम, है ना। और ये जो लोगों का, ऐसे लोग जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है उसको संघा कहते हैं, assembly of people who have left their home in order to get the knowledge, है ना। तो अब ये जो भिक्षु थे इनका क्या काम था? दिन भर मेडिटेशन करते थे, फिर वो जगह जगह घूमते थे, फूड के लिए बेगिंग करते थे, लोगों को टीचिंग्स देते थे, है ना। तो वो घूमते फिरते ही उनका पूरा दिन कटता था। अब ऐसे में देखिए प्रॉब्लम कब आती है ना, जब उनका मतलब कोई एक जिसको हम कहें शेल्टर तो कहीं नहीं था, क्योंकि वो तो अपना घर छोड़ चुके हैं और घूम घूम के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब आती थी? रेनी सीजन, जब बारिश वाली सीजन होती थी तो सबसे ज़्यादा उनको जैन और बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे उनको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा उस समय होती थी। तो अब क्या होता था कि जो जैसे बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, किंग थे, वो भी इस बात को समझते थे कि जो जैन भिक्षु हैं, जो बुद्धिस्ट भिक्षुज हैं, उनका बहुत ही मतलब बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं कि लोगों को टीचिंग दे रहे हैं, है ना। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया तो उनके लिए कुछ ना कुछ शेल्टर होना चाहिए। तो शुरू में क्या होता था कि ओनली फॉर द रेनी डेज, है ना, ओनली फॉर द रेनी डेज कुछ अरेंजमेंट कर दिया जाता था उनके रहने के लिए, है ना। लाइक टेम्पररी शेल्टर बना दिया जाता था गार्डन में,
है ना, जहाँ पर कि जब बारिश के समय में वो वहाँ पर रह सके ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। या फिर नेचुरल केव्स में वो रह लेते थे, जब बारिश का समय है तो उस समय या तो नेचुरल केव्स में या किसी तरह का टेम्प्रेरी शेल्टर बना करके उनको रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतने लगा, ये इस बात की नीड जो है वो फील की गई कि होना चाहिए कुछ ऐसा परमानेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हैं, जिनको हम भिक्षु भिक्षुनी कह रहे हैं, उनके लिए जो एक हम जनरल टर्म यूज कर सकते हैं वो मॉन्क्स का है। तो जो मॉन्क्स जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, उनके रहने के लिए कुछ परमानेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम टाइप ऑफ परमानेंट सॉल्यूशन, है ना। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, इस तरह की फीलिंग्स आती गई। और फिर क्या हुआ, जो उनके बहुत सारे जो सपोर्टर्स थे, वो एक तरह का अभी तक जो टेम्पररी काम हो रहा था वो परमानेंट होने लगा, कि परमानेंट शेल्टर जो है वो उनके लिए बनाए जाने लगे। तो ये जो परमानेंट शेल्टर बुद्धिस्ट और जैना मॉन्क्स के लिए बनने लगे, इन्हीं को हम मोनास्ट्रीज कहते हैं। दीज आर कॉल्ड मोनास्ट्रीज। इन्हीं मोनास्ट्रीज का एक और नाम है और वो है विहारास। ठीक है, तो जो मोनास्ट्रीज थे, परमानेंट शेल्टर हो गया मॉन्क्स का। और इन मोनास्ट्रीज का ही दूसरा नाम विहार है। अगर इसी विहार से जो नाम है, हमारे एक स्टेट है, हमारा नेबरिंग स्टेट ही है यूपी का, बिहार, है ना। तो बिहार का नाम इसी बिहार से पड़ा है, क्योंकि बिहार में बुद्धिज्म का बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ था और बहुत विहार वहाँ बने हुए थे, उसी के नाम पे बिहार का नाम पड़ा है। ठीक है, तो जो शुरू में जो विहारास बनते थे वो वुड्स के बनते थे, वुड लकड़ी का बनता था। फिर धीरे धीरे वो ब्रिक्स का बनने लगा और कई बार वो केव्स में भी बनता था या हिल्स को भी डग आउट करके बनता था। खास करके जो वेस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया में उसको हिल्स को डग करके वहाँ पे बनता था। तो इस तरह से जो उनके रहने के जो परमानेंट शेल्टर बनने लगा वो डिफरेंट टाइप्स के होने लगे थे। ठीक है, अब जो विहार बनना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? मोनास्ट्री के लिए सबसे पहला व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड, है ना। जमीन होगा तभी तो उस पर रहने की एक शेल्टर बनेगी। तो ये लैंड कहाँ से आएगा? ये लैंड कहाँ से आएगा? मोस्टली क्या होता था कि जो रिच मर्चेंट होते थे या कोई लैंड ओनर है या कोई किंग है, वो अपना लैंड जो है वो डोनेट कर देता था फॉर द पर्पस ऑफ विहारास। ठीक है, बड़े मर्चेंट या जो किंग है या कोई लैंड ओनर है वो दे दिया। उसके बाद क्या होता था कि लोगों के सपोर्ट से जो उनके सब फॉलोअर्स होते थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म के फॉलोअर्स होते थे, वो इसको कंस्ट्रक्ट करते थे, पूरा करते थे। ठीक है, और लोकल पीपल जब भी आते थे तो वो कैसे आते थे? बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते थे, जैसे फूड है, क्लोथिंग है, मेडिसिन है, वो सब मॉन्क्स एंड नन्स के लिए लेकर आते थे, क्योंकि वो घर में नहीं रहते थे। मॉन्क्स एंड नन्स, नन्स हुए जो फीमेल मॉन्क हुई उनको नन कहते हैं, है ना। तो जिनको हम भिक्षुनी कह रहे थे, दे आर नन्स। तो उनके लिए जो उनके फॉलोअर्स होते थे वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आते थे ताकि उनको घर नहीं होने का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से उनको कोई परेशानी ना हो, है ना। तो इस तरह से जब वो गिफ्ट लाते थे तो उसके बदले में जो मॉन्क्स एंड नन्स थे वो उनको टीच करते थे, दे टॉट देम, है ना। और बहुत सारे साल बीत गए और तब हम देखते हैं कि जो बुद्धिज़्म है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया। मतलब इंडिया में तो हुआ ही, इंडिया से ज़्यादा ये श्रीलंका, जापान, कोरिया, इन सब कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म का स्प्रेड हुआ। और इसके बारे में ही अभी आगे भी आपको पढ़ना है। फिर से एक बार चैप्टर 10 में जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, बिकॉज वी आर रिवाइजिंग दिस ना, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको फिर से एक बार करना होगा। ठीक है, अभी इसमें एक और चीज़ हमारा रह गया है और वो है आश्रमास का जो सिस्टम था वो भी प्रिवेल कर रहा था इस समय। जबकि जैनिज्म और बुद्धिज्म की हम बात कर रहे हैं, उसी समय ब्राह्मण्स ने एक सिस्टम ऑफ आश्रमास को डेवलप किया। जैसे कि इसमें भी कुछ चेंजेस आए, जो कि वैदिक रिलीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें भी ये चेंज आया कि एक सिस्टम ऑफ आश्रमास की स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो ये क्या है सिस्टम ऑफ आश्रमास, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। The system of आश्रमास।
अब ये क्या है आश्रम? आश्रम का मतलब ये नहीं है जैसे आश्रम, अगर हिंदी वर्ड हम आश्रम देखें तो क्या होता है, रहने की जगह, है ना। बट यहाँ पर जो आश्रम हम यूज कर रहे हैं, द सिस्टम ऑफ आश्रमस, इट्स नॉट अबाउट अ प्लेस वेयर यू कैन लिव एंड मेडिटेट, है ना। ये वो प्लेस नहीं है जहाँ पर ऋषि जो होते हैं, सेजेस जो होते हैं, वो बैठ करके मेडिटेशन करते हैं, ये उस प्लेस की बात नहीं हो रही, बल्कि आश्रमा का मतलब है स्टेज ऑफ लाइफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आश्रमस? आश्रमस मीन्स स्टेज ऑफ लाइफ। ठीक है। अब ये जो स्टेज ऑफ लाइफ हम देख रहे हैं, इसमें कितने स्टेज ऑफ लाइफ बताए गए? जो ब्राह्मण्स ने जो बनाया उसमें 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात की गई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ठीक है। तो पहला क्या है? ब्रह्मचर्य। फर्स्ट इज ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का क्या मीनिंग होता है? तो ब्रह्मचर्य जो है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है, जो जहाँ से हमारी लाइफ की स्टार्टिंग होती है, जो हमारा अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ होता है, दैट शुड बी डेडिकेटेड टू सिंपल लाइफ। और उसमें हमारी जो स्टडी है, पढ़ाई होती है ना, उस समय तो वेदास की पढ़ाई होती थी। तो ये जो ब्रह्मचर्य है, जो अर्लीस्ट फेज ऑफ लाइफ है, उसमें क्या किया जा रहा है कि लोग सिंपल लाइफ लीड करेंगे और वो वेदास को पढ़ेंगे। ठीक है। और ये किनके लिए था? ये सिर्फ 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास के लिए था, शूद्रास के लिए ये नहीं था। ये जो स्टेजेस ऑफ लाइफ हम देख रहे हैं, ये सिस्टम ऑफ आश्रमास जो देख रहे हैं, इट वाज ओनली फॉर द 3 वर्णास, इट वाज नॉट फॉर द शूद्रास। ठीक है। तो ये पहला में इनको ब्रह्मचर्य मतलब किसी भी तरह का आपको सिंप्लिसिटी लाइफ का मेंटेन करना है और आपको वेदास की स्टडी करनी है। ठीक है। अब जो दूसरा जो स्टेज ऑफ लाइफ था, दैट इज नोन एज गृहस्थ। गृहस्थ। अब ये गृहस्थ का क्या मतलब होता है? गृहस्थ का मतलब हुआ क्या कि आफ्टर स्टडिंग द वेदा, आपने वेद पढ़ लिया, आपने ज्ञान आपको हो गया, अब क्या होगा? आपकी शादी होगी। ठीक है। और शादी के बाद आप एक हाउस होल्डर की लाइफ लीड करेंगे, जैसे अपनी लाइफ को जैसे मम्मी पापा होते हैं उनका गृहस्थ जीवन चलता है, उस तरह से अब हो गया, आपकी भी गृहस्थ लाइफ होगी। ठीक है। ये सेकेंड स्टेज है। और जो थर्ड स्टेज है उसको क्या कहते हैं? वानप्रस्थ। अब ये वानप्रस्थ का क्या मतलब हुआ? वानप्रस्थ का मतलब हुआ कि अब ज्ञान मिल गया, गृहस्थ आश्रम भी हो गया, शादी भी हो गई, अब क्या करना है? अब आपको सब कुछ छोड़ के आप फॉरेस्ट चले जाइए। फॉरेस्ट जाके वहाँ मेडिटेट करिए। यहाँ पर वन जो है ना, ये वन क्या है? हिंदी वाला वन है, जिसका मतलब होता है फॉरेस्ट, है ना। तो अब आप फॉरेस्ट छोड़कर, आप घर छोड़कर आप फॉरेस्ट चले जाइए और वहाँ जाकर आपको मेडिटेशन करना है। दिस इज वानप्रस्थ। और जो लास्ट है दैट इज दिस संन्यास। ठीक है। अब ज्ञान मिल गया, गृहस्थ आश्रम हो गई, शादी हो गई। ठीक है। फिर वन चले गए मेडिटेट करने के लिए। अब जो लास्ट वाला जो स्टेज है उसको हम कहते हैं संन्यास, 4th। ठीक है। ये संन्यास का क्या मतलब हो गया? संन्यास का मतलब हो गया कि अब आपने सब कुछ अब आपको गिव अप कर देना है, सन्यासी बन जाना है। सन्यासी क्या होते हैं? जो एवरीथिंग इज गिव अप, कुछ भी अब उनके साथ नहीं रहेगा और अब वो पूरी तरह से सन्यासी बन जाएंगे। तो ये जो सिस्टम ऑफ आश्रमस थे वो फॉलो करने की बात कही गई थी ब्राह्मण्स के तरफ से। और हाँ, ये सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए था, इट वॉज नॉट फॉर
फीमेल, ठीक है। ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सारी जो है वो मेल मेंबर्स के लिए था। वुमेन को तो वेदा पढ़ना अलाउड ही नहीं था। जस्ट लाइक शूद्रास, वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास। एंड जो भी हस्बैंड के आश्रम के अकॉर्डिंगली ही उनको भी अपना आश्रम जो है वो साथ साथ में वैसे ही करना पड़ता था, ठीक है। तो ये हमारे सिस्टम ऑफ आश्रमस जो उस समय प्रिवेल कर रहा था, जबकि जैनिज्म और बुद्धिज्म स्प्रेड हो रहा था। उसी समय ब्राह्मण्स ने भी इस चीज को निकाला था, जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ आश्रमस। अब we have done this chapter, only elsewhere that part is left, and that will be done in the next class.